हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजू सिंह आपका लीडर्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट करेंगे। और सारे इस चैप्टर के खत्म होते होते आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि लिखा है आपके सामने पूरा चैप्टर धुआं धुआं हो जाएगा। तो आज इसी विश्वास के साथ इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है इस चैप्टर में। और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आज हम लोग एक एक करके धुआं धुआं करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए उड़ान भरने का समय आ गया है और शुरू करते हैं अपने इस अच्छे चैप्टर को, जो कि मजेदार खतरनाक चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हर दिन जो हम देख रहे हैं क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। और जो केमिकल रिएक्शंस है, अगर ये केमिकल रिएक्शंस होना बंद कर दे तो शायद हमारी जिंदगी भी जो है, सांसें चलना भी बंद हो जाएंगी। चलिए आज उसी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम लोग क्या है पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और देखेंगे क्या है हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है जानना इस चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए हमारे। So starting with our chapter chemical reactions and equations class 10th. Now बोलते हैं कि facts are not science as the dictionary is not a literature, कि एक डिक्शनरी की बुक जो है एक लिटरेचर नहीं हो जाता। इसी तरीके से जो फैक्ट्स हैं वो साइंस नहीं है। हम लोग देखेंगे क्या है फैक्ट्स, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। सो मच मोर एम्फेसिस शुड बी ऑन द कॉन्सेप्ट जो हमसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। पहली लाइन से यहाँ पर क्लियर है। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। आप हर दिन देखते हैं अपने जीवन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को होते हुए। जैसे कि अगर आप शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आपके दिन की जो शुरुआत होती है चाय से होती है। तो चाय भी आप देखते हैं क्या होता है, पानी लिया, दूध लिया, चीनी लिया, चाय पत्ती लिया, अदरक डाला, सब कुछ डाल के क्या है आप देखते हैं एक नया प्रोडक्ट आपके सामने दिखाई पड़ता है, जिसका कलर डिफरेंट होता है, जिसका टेस्ट डिफरेंट होता है, जो कि पूरी तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप चाय से आप अगर आप पानी अलग निकाल पाएंगे, दूध अलग निकाल पाएंगे, क्या वो सारी चीजें आप निकाल पाएंगे बाहर? किसी भी प्रोसेस से आप नहीं निकाल सकते। इसकी इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ये केमिकल चेंज है। जहां पर भी केमिकल चेंज आता है वहां पर होती है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पर चाय बनना हुआ, कॉफी बनना हुआ, या दूध से हमारे पास दही का बनना हो गया, या फिर अगर हम बात करें जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं एक रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, उसमें तेल मसाला सब कुछ मिला करके हम लोग क्या करते हैं एक सब्जी, एक नया डिश तैयार करते हैं। और ये नया डिश क्या है, एक नया फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसका अलग टेस्ट, अलग कलर, अलग सब कुछ फ्लेवर। सो इतना सब कुछ हम देख रहे हैं, ये सब कैसे होता है, ये सब वहां पर केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। सो केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर भी हो रहा है, बॉडी में भी हो रहा है। अगर हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या है एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है। दूसरी अगर बात करें, अगर डाइजेशन की बात करें, अगर हम फूड खाते हैं और फूड को डाइजेस्ट कर रही है हमारी बॉडी, प्रोटीन, मिनरल, सब चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रही है बॉडी, एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रही है। सो दिस इज व्हाट the chemical reaction is also taking place inside our body। और जो ये ऑक्सीजन लेना छोड़ना, रेस्पिरेशन, ब्लड का मिक्सचर होना ऑक्सीजन के साथ, एवरीथिंग इज केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो एवरीथिंग अबाउट आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो गया है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एवरीडे एग्जांपल्स वेयर केमिकल चेंज अकर्स, कुछ हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स है आप लोगों को दिखाने के लिए। पहला एग्जांपल हमारे क्या है, मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। क्या होता है जब आपको मिल्क को थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं खुले में रख दिया, समर्स में क्या रख दिया, तो क्या करता है उसका कलर जो टेस्ट है वो क्या होता है डिफरेंट हो जाता है। इट विल बिकम सोर इन टेस्ट। नाउ फूड इज कुक्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब खाना आप लोग
पकाते हैं तो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आयरन जवा, ये जो तवा है या फिर नेल जो होती है आयरन की नेल, वो अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे कुछ समय तक रख दी जाए तो उसमें क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, मतलब जंग लग जाती है। ठीक है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, डाइजेशन जो हो रहा है हमारी बॉडी में, ब्रोकन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ना फूड का, तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारे अंदर। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, और इससे क्या होता है, फर्मेंटेशन से हम लोग देखते हैं क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ग्लूकोज जो ऑक्साइड है टू रिलीज एनर्जी, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। सो ये बहुत हम लोग देख ले हैं कि इस तरीके के ये डेली एप्लीकेशंस है जो हम लोग हर दिन देखते हैं अपनी जिंदगियों में, और ये सारी क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस है जो हो रही है, और थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस यहाँ पर डिस्कस करा है, बात किया है। whenever the nature and identity of an initial substance change, a chemical reaction has taken place। जब कभी भी उसका नेचर जो आपने लिया है या इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी में कोई भी चेंज होता है तो वहां पर हम बोलते हैं क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्या आई थिंक क्लियर है, एवरीवन इज क्लियर अबाउट, ओके। नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कुछ तो इंडिकेटर्स, कुछ तो चिन्ह होने चाहिए जिससे पहचान हो सके कि हाँ हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है तो कैसे पता चला कि आपको केमिकल रिएक्शन हुई है, तो आपके क्या जवाब होने चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी में हमारे पास कुछ एक्टिविटीज है, यहाँ पर लिखी एक्टिविटीज 1.1, 1.2 एंड 1.3, और इनके ऑब्जर्वेशन से हम लोग कुछ बातें निकाल के लेके आए। पहली चीज जो मेंशन थी हमारे पास वो क्या था, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो पहली चीज उससे कैसे पता चलेगा, उसका क्या चिन्ह होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। और ये क्या लिखा है इसमें जरा देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक फ्लास्क लिया गया है जिसमें H2SO4 एसिड पड़ी है और जिंक के ग्रेनुअल्स डाल रखे हैं, और वहां पर क्या बोलता है, हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या होगा वहां पर, फ्लास्क कैसा हो जाता है, इट गेट्स वार्म। अब आप इस बात को याद रखिएगा कि जब भी इस बात को आएगा, जिंक अगर H2SO4 में डालते हैं तो क्या होता है, चेंजिंग टेम्परेचर होता है और फ्लास्क कैसा हो जाता है, वार्म हो जाता है। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे चेंज इन कलर। दूसरा इंडिकेटर क्या है मेरे पास, कलर में चेंज आ जाएगा। होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम लोग आयरन की नेल्स को डिप कर देते हैं, डाल देते हैं उसमें, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि नेल्स जो होती हैं वो ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं और जो सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का वो पेल टर्न हो जाता है। ठीक है, इट टर्न्स पेल कलर। ठीक है, नाउ आफ्टर द थर्ड इज the evolution of gas। थर्ड इंडिकेटर इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस, का इवोल्यूशन होगा। सो गैस का इवोल्यूशन, जैसे हम लोगों ने जिंक को H2SO4 में डाला तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, या HCl में डाल दिया अगर जिंक को तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एज बबल्स। और ये बात होगी कि तीसरा इंडिकेटर क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होगा। एंड द नेक्स्ट फोर्थ थिंग इज दैट चेंज इन स्टेट। क्या होगा, जो आपने लिया है इनिशियल प्रोडक्ट उसके स्टेट में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया आपने और उसको आपने जलाया तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर आपको एस के फॉर्म में मिल जाता है। सो यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज अ चेंज इन स्टेट, इट इज सॉलिड और वेयर इट इज इन एस इट इज कन्वर्टेड। सो आप देख रहे हैं कि ये चार इंडिकेटर्स है आपके सामने। और एक हो सकता है जो कि आपके पास मेंशन नहीं है, वो हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है जो आपने सॉल्यूशंस मिलाए, ट्रांसपेरेंट थे, लिक्विड थे, और दोनों को मिलाने के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल कंडेंस होकर के नीचे बैठने लगा, दैट इज पीपीटी फॉर्म होने लगी। तो ये भी एक आपके पास इंडिकेटर हो सकता है, पांचवा इंडिकेटर की तरीके से। नाउ अभी हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.1 में क्या लिखा है। मैग्नीशियम रिबन्स
जो होते हैं उनको बर्न किया जाएगा और ये क्या देते हैं, डेजलिंग व्हाइट फ्यूम देते हैं। और ये क्या होता है, जो डेजलिंग व्हाइट फ्यूम के साथ आपको क्या बनता दिखाई पड़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर आपको ऑब्टेन होता है। इससे क्या देखते हैं, चेंज इन कलर, स्टेट प्लस टेम्परेचर, ये तीन चीजें आपको चेंज होते हुए दिख रही हैं। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये हमारे इंडिकेटर्स हैं केमिकल रिएक्शन के। कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी सो क्या होगा, देयर विल बी द चेंज इन दिस फैक्टर्स, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। पहली बात, केमिकल इक्वेशंस में आने से पहले कुछ और जरूरी बात केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको बता देता हूं कि बोला जाए अगर केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। सो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, when we adding one or two reactants then gives a new product, ठीक है, एक या एक से अधिक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ अभी हमारे पास केमिकल इक्वेशंस को डिस्कस करना है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। नाउ अभी आपने देखा ये सारी बातें हो रही थी कि मैग्नीशियम आपने लिया रिबन और उसको जलाया और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, या आपने देखा कि जैसे आपने कोई कागज लिया या उस लकड़ी लिया उसको आपने जला दिया और उसके बाद आपको दिख रहा है कि कोयला बन जा रहा है आपके सामने, और इस तरीके से क्या है आप ये सारी चीजें होते हुए देखते हैं। लेकिन ये सारी बातें होते हुए जब तक कि हम इसको कुछ सिंबल्स की हेल्प से कुछ इसको बैलेंस करके हम लोग जब तक इसको नहीं लिखेंगे तब तक ये हमारे पास एक जादू की तरह है। तो हमें कुछ ना कुछ एक मैथमेटिकल एक फॉर्म में हमें इसको लिखने की जरूरत है, एक्सप्रेस करने की जरूरत है सिंबल्स के साथ। नो, हम लोग क्या है इस रिएक्शंस को, जो रिएक्शंस हो रही हैं इनको एक सिंबल्स के साथ हम लोग जब एक सही तरीके से लिखते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सो देखते हैं क्या लिखा है। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ शॉर्टर सिंबॉलिक फॉर्म कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। सो हमारे पास इसको शॉर्ट तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे और कैसे लिखा जाता है ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। वर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये अभी हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी बना है एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो और इधर साइड क्या लिया है, रिएक्टेंट। जो हम लोग इनिशियली जो रिएक्शंस कराने के लिए जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनको रिएक्टेंट साइड लिखा जाता है, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और जो हमारा नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। और ये एरो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हमारी क्या है, प्रोडक्ट ये बनना है और ये हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जा रही है। ओके, अब इस सारी बातों को देखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। क्या स्ट्रक्चर क्या होगा, पहली चीज है केमिकल स्ट्रक्चर, जो रिएक्शन है उसका स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 चीजें दिख रही हैं। एक तो रिएक्टेंट है, दूसरा प्रोडक्ट है और बीच में एक एरो है जो कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है। सो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखे होते हैं। या आपने रिएक्टेंट में क्या मिलाया है, बहुत सारी 1 या 2 या 3 चीजें मिलाई है तो क्या है, इनको सेपरेट करते हैं बाय दिस प्लस साइन। ओके, नाउ प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट जो लिखा जाता है वो राइट हैंड साइड लिखा जाता है, RHS ये हमारा राइट हैंड साइड और ये हमारा क्या है LHS जो कि लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखा आपने इस तरीके से रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट, और ये भी सेपरेटेड। अगर एक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस साइन इनके बीच में लगाएंगे। अभी हम लोग एक रिएक्शन जब देखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे तब हम लोग इनको अच्छे से समझेंगे। नाउ एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, सेपरेट्स रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट देखिए इनको सेपरेट करने का काम कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या दिखाता है, शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन को दिखाता है कि रिएक्शन इधर से इधर को जा रही है, ठीक है। अभी हम लोग केमिकल फार्मूला देखेंगे, जो इसका केमिकल फॉर्म है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे लिखा है।
आपके पास ये जो केमिकल फार्मूला की तरह फॉर्म जो होगा, हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का जो है सिंबल क्या है Mg, और ऑक्सीजन का सिंबल है O2, और ये फॉर्मेशन क्या हुआ MgO। अभी ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये क्या है, कौन सी रिएक्शन है, स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जो कि हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है और उसको हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा है नीड्स बैलेंसिंग। अभी इस इक्वेशन को बैलेंसिंग करने की जरूरत है। तो हमारे पास अभी नया टर्म जो आने वाला है वो ये समझने वाले हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, और ये स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। सो बैलेंस्ड इक्वेशन समझने से पहले हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, और हम लोग आ चुके हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पे। हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके लिए हमें कुछ बातें समझनी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको जानना बहुत जरूरी है, उसी के बेसिस पे ये होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो द थिंग इज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ है जो कि मेन काम कर रहा है बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए। सो ये लॉ जो आपने पढ़ा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन होगी, मास ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। So the number of atoms of each element must be same on the both the sides. So the number of elements, इधर जितने एलिमेंट है उधर भी उतने एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब जितने इधर एटम्स है उधर भी उतने एटम्स होना चाहिए। The number of atoms in the right hand side should be equal to the number of atoms in the left hand side. ठीक है, अभी हम लोगों के पास ये बात समझ में आ गई कि अगर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है, तो ये रिएक्शन हमारी जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये चीज फॉलो नहीं हो पाता है कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी रिएक्शन होगी, इक्वेशन होगी, ये बैलेंस्ड, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। और ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ओके, नाउ अभी हमारे पास कुछ तरीके हैं कि ये कोई भी अगर इक्वेशन दी गई है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी में जो गिवन है वो हिट एंड ट्रायल मेथड गिवन है, और एक मेथड में आपको और सिखाऊंगा, जो भी मेथड आपको आसान लगे वो करिएगा, और वहां पर आपको पेपर में क्या है कि बैलेंस करके ही देना है, किसी भी मेथड से आप करें। ओके, नाउ पहले आपको हिट एंड ट्रायल मेथड समझा देता हूं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। पहली बात क्या है, बैलेंसिंग एग्जांपल जो हमारे पास है, Fe प्लस H2O और ये बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। दिस इज बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के स्टेप्स, क्या है, क्या एल्गोरिथम है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर आयरन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आयरन 3 लिखे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि ये हमारी रिएक्शन, अभी जो इक्वेशन दिख रही है ये हमारी कैसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस है तो आपको एक बात बताई जाती है कि ड्रॉ कर लीजिए बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला एंड डू नॉट चेंज इनसाइड बॉक्सेस। अभी क्या करने को बोला, या तो आप क्या है एक टेबल बना ले, या तो आप ऐसे करके एक बॉक्स बना ले, इसके आगे भी एक बॉक्स बना ले, इसके आगे भी एक बॉक्स बना ले, इसके आगे भी एक बॉक्स बना ले, जिससे क्या रहे, आपको क्या है यहीं पर आपको नंबर्स लिखने हैं, आपको 1 2 3 जो भी करके है नंबर बैलेंस करने के लिए जितना भी रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे इस डब्बे में। ठीक है, और आपको यहाँ पर इसके नीचे इधर सबस्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट में कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं होता है, आप नहीं लगा सकते। इसका रूल है कि आप सिर्फ आगे यहाँ पर वैल्यूज को रख सकते हैं और रख करके बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कोई मैंने देखा है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर इधर नीचे लगा दिया, इधर यहाँ पर ऐसे लगा दिया, 2 3 4 करने लगते
सकते हैं, वो आपको नहीं करना है, ये आपको ये इजाजत नहीं है, दिस इज नॉट अ रूल, आपका वो गलत बैलेंसिंग होगा। यू आर ओनली अलाउड टू राइट हेयर ओनली, आगे ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये रूल नंबर 1 है। आप इस तरीके से स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। नाउ स्टेप 2 पे आपके पास क्या है, आप देखिए जरा, काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अभी क्या करना है, हर एक एलिमेंट के आपको क्या करना है, एटम्स को काउंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ Fe की वैल्यू 1 है, यहाँ पर एक ही एटम है, यहाँ पर Fe कितने लगे हैं, 3 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, Fe की वैल्यू क्या दिखा रही है, 1 और 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 और राइट हैंड साइड 3। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, देखो 2 और 2, इधर भी 2 इधर भी 2। इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड 1 एंड इधर साइड कितना है, 4। सो अभी आपने ये काउंट कर लिया, अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करना है, ओके। नाउ स्टेप नंबर 3 आते हैं। अभी क्या स्टेप नंबर 3 है, बैलेंस एलिमेंट विद मैक्सिमम एटम फर्स्ट। ये आप अपने लिए इंपॉर्टेंट मान करके रख लीजिएगा, यहां से आपकी बैलेंसिंग शुरुआत होती है, और बैलेंसिंग कहां से करना है ये बात स्टेप नंबर 3 में पता चला है। मैक्सिमम एटम्स जिसके हैं सबसे पहले आप उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो आइटम्स आए हैं वो किसके आए हैं, वो किसके आए हैं, ऑक्सीजन के आए हैं। सो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे कितना चाहिए, 4H2O है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर कितना है 4, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 था, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन था, इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या है 4H2O लगाना पड़ेगा। अभी हाइड्रोजन की फिक्र छोड़ दीजिए, अभी आप सिर्फ यहाँ पर जो मैक्सिमम वाला है उसको आप बैलेंस करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लगाने के लिए आपने क्या किया, देखिए 4H2O लगाया, और इधर देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 था और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, और ये बैलेंस्ड हो गया। सो स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्लियर कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर पहले मेरे पास 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा इस 2 के आगे। नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में जब जाएंगे तो बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास ये वाले पार्ट में, अभी हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया हाइड्रोजन, 4 2 8, तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में। तो मुझे क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में मुझे 8 बनाने होंगे। सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर H2 लिखा है, और यहाँ पे जो आगे लिखा जाता है वो दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कितने लिखने की जरूरत है, सो आई हैव टू राइट हियर 4, देन इट विल बिकम 8 हाइड्रोजन्स, ओके। सो मेक 4H2 ऑन द राइट हैंड साइड, और ये देखिए हमारे पास ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, बस Fe रह गया है, ओके। नाउ अभी हम स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, बैलेंस करना है आयरन को, और Fe यहाँ पर क्या है, 3Fe ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो वी आर गोइंग टू राइट 3Fe एंड दिस इज 3Fe। यहाँ पर 3 आयरन के आगे लगा देंगे, जैसे ही आप यहाँ पर 3 लगा देंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, आयरन भी यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3, हाइड्रोजन भी 6 8 हो गया यहाँ, और यहाँ पर 4 2 8, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर बराबर 4 4। नाउ स्टेप नंबर 6 एंड हम लोग 7 देखते हैं, चेक करेंगे ऑल एटम्स जो बराबर है कि नहीं है, जरा देखेंगे ऑल एटम्स, Fe की वैल्यू बराबर, हाइड्रोजन की वैल्यू 8 8, ऑक्सीजन 4 4। नाउ ऐड फिजिकल स्टेट्स, जो कि सॉलिड है तो सॉलिड में लगा देंगे, गैस है तो गैसेस स्टेट, जो भी स्टेट्स में है हम लोग उनकी स्टेट्स के साथ उनको लिख देते हैं। यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स लिखने के लिए आपके पास सिंबल है, G की वैल्यू का मतलब होता है गैस, L का मतलब होता है लिक्विड, और AQ अगर लिखा है इसका मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब डिसॉल्व इन वाटर, वाटर को सिग्निफाई करता है एक्वस, और S का मतलब क्या है, सॉलिड। सो इस तरीके से हमारे स्टेप्स क्या है, लास्ट स्टेप में उसको हमें क्या करना है, 6 स्टेप में सारे चेक कर लेने हैं कि एटम्स बराबर है कि नहीं, और 7 स्टेप में हमें क्या है उसकी फिजिकल स्टेट्स को लिख देना है। नाउ हिट एंड ट्रायल मेथड समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है सारा कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ, देखिए क्या है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, बॉक्सेस बना लीजिए उसके आगे, ठीक है।
जो भी फार्मूले लिखे उसके आगे बॉक्सेस बना लीजिए। बॉक्सेस बनाने के बाद क्या करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, एटम्स को काउंट कर लेंगे। जब एटम्स को काउंट कर लेंगे स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे। जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो एटम सबसे ज्यादा बार आया है, मैक्सिमम टाइम आया है, उसको सबसे पहले आप बैलेंस करना शुरू करेंगे। उसको बैलेंस करेंगे, फिर और इधर उधर की चिंता नहीं करना, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप एक को बैलेंस कर लीजिए, ज्यादा वाले को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। और आपके पास स्टेप नंबर 4 क्या आएगा, जो उसके साथ लगा हुआ एलिमेंट है कुछ भी है आप उसको आप बैलेंस कर लीजिए। जैसे ही आपने बैलेंस किया उस एलिमेंट को, फिर आपके पास क्या है 5th स्टेप, जो आपके पास इंडिविजुअल अकेला पड़े इधर उधर है उनको क्या है आप इधर लगा करके बैलेंस करेंगे। फिर स्टेप नंबर 6 में आप चेक करेंगे कि जो मैंने आगे लगाया है 1 2 3 4 जो भी भरा है नंबर, क्या वो मेरे नंबर ऑफ आइटम्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर दे रहा है। अगर इक्वल कर दे रहा है तो आपने बैलेंस्ड इक्वेशन अचीव कर ली है। नाउ आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको उनकी फिजिकल स्टेट्स के साथ उनको लिख देना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लिखना है, रिएक्टेंट साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड क्या है और बीच में एरो। इस तरीके से आप क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हम लोग अभी बहुत सारी रिएक्शंस को बैलेंस करके देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हमारे साथ इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, बहुत सारी रिएक्शंस को देखेंगे। ओके, लेट्स सी। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग करके देखते हैं, और ये थोड़ा सा अभी हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे किस तरीके से बैलेंसिंग करनी है ना। हमारे पास ये प्रैक्टिस है कि अभी हमें इतनी सारी प्रैक्टिस करके देखने हैं क्वेश्चंस को, क्या ये हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। अभी ये लेवल 1 है हमारा बैलेंसिंग का, आगे और इस लेवल को हम इंक्रीज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बैलेंसिंग को, ठीक है। आप लोग पहले एक बार जब मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उसके पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आप से करने का ट्राई करिए, फिर उसके बाद ही आप इसको जो है आगे कंटिन्यू करिए जो मैं बता रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को देखिए कि सही बनाया है या गलत बनाया है। नाउ हम लोग पहले बैलेंस करेंगे पहली वाली इक्वेशन को जो हमारे पास है H2 plus O2 इट विल गिव अस 2 दैट इज H2O। अभी हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, कितने एटम है कि बैलेंस है कि नहीं है, ये सारी चीजें अभी हम लोगों को देखना है। अभी यहाँ पर देखेंगे ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। पहले ये बात H2 plus O2 gives out H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 दिए गए एटम्स और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 एटम है। सो मतलब ये हमारी रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसी को क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। जो लिखी मिलती है हमें इक्वेशन वो स्केलेटल इक्वेशन होती है। अभी ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। सो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड जो आपको बता रहा हूँ। इसके आगे आप एक डब्बा बना ले, इसके आगे आप एक डब्बा बना ले और इसके आगे आप एक डिब्बा ऐसे बना ले, ठीक है। अभी क्लियर है। और इसको आप बैलेंस करेंगे, सबसे ज्यादा बार कौन आया है उसको पहले बैलेंस करेंगे। सो हमारे पास उधर O2 भी और H2 भी, और इधर देखते हैं यहाँ पर हमारे पास H2 है, तो अभी H2 को बैलेंस नहीं करना है। अभी O2 इधर है और इधर O है। हमारे पास क्या जरूरत है, इधर 2 ऑक्सीजन चाहिए और इधर 1, मेरे पास 2 है और इधर 1 है, तो मुझे इधर 2 चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पर कितना लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ। अगर 2 लिख लिया तो मेरे पास ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कितना लगाने की जरूरत है, 1, मतलब कुछ भी नहीं लगाना। 1 होता है तो मतलब जरूरत नहीं है लिखने की, 1 आप लगा दीजिए, 1 यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नाउ अभी क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट जो हमारे पास या एलिमेंट बोले या एटम बोले वो हाइड्रोजन है। अभी हाइड्रोजन 2 लगाने से यहाँ कर कितने हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगाने की जरूरत होगा, 2। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, ये देखिए यहाँ पर चेक करके देख लेंगे, यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना हो गया 4, और यहाँ पर ये कितना हो गया, यहाँ पर ये कितना है 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2, ये देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये 4 और ये 4। इस तरीके से देखिए हमारे पास क्या हो गई, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर 1 और ये आया 2, इस तरीके से क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। नाउ अभी आप लोग दूसरी वाली इस इक्वेशन को देखेंगे, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है।
तो पहली बात आप देखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 इट विल गिव अस MgO। Mg तो चलिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पर O2 है और यहाँ पर O है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कितना लगाएंगे, यहाँ पर 2। अब देखिए जल्दी जल्दी आपसे होने लगेगा, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये देखिए कितना ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बैलेंस्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, 2 मैग्नीशियम। ये आगे डिब्बा बनाएंगे, इसमें 2 लिखेंगे, यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं, और यहाँ पर कितना लगाएंगे, 2 लगा देंगे और ये बैलेंस हो गई। ओके, आफ्टर राइटिंग ये कंप्लीट हो गया। दूसरी वाली हम लोग बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। ये दूसरी क्वेश्चन जो दी गई है हमारे पास, लिथियम प्लस F2 इट विल गिव अस LiF, लिथियम फ्लोराइड। इसको बैलेंस करने के लिए आपको देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, लिथियम अभी बैलेंस नहीं करिए, लिथियम को छोड़िए, F2 है, यहाँ पर F है, फिर बराबर करना है फ्लोराइड को। ये फ्लोरीन कैसे बराबर होगा, देखिए जरा, यहाँ F2 है और यहाँ F है, यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिया, तो यहाँ पर 2F हो गया और यहाँ पर भी 2F है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन क्या हो गया, बराबर हो गया। नाउ अभी लिथियम कितना हो गया, 2Li, 2 लिथियम हो गए, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे, 2 लिथियम। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। नाउ इट्स सिंपल, पहले की स्टेप देखना, स्टेप्स नहीं गड़बड़ होने चाहिए। अगर स्टेप्स आपने गड़बड़ा दिए, कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया, तो आपकी रिएक्शन भी अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अभी आप देखेंगे इसको, यहाँ पर O2 और यहाँ पर O, क्या करें, यहाँ पर बराबर करने के लिए 2 लगा लें। जैसे ही 2 लगाया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, इधर भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑक्सीजन बराबर। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, पोटेशियम 4। नाउ ये भी बैलेंस हो गई। अभी AlCl3 वाली हम रिएक्शन देखेंगे, ये हमारे पास ओके। नाउ एल्यूमिनियम प्लस Cl2 इट विल गिव अस AlCl3। अभी हमारे पास बराबर किसको करना है, सबसे ज्यादा वाले को। अभी यहाँ पर क्या है, क्लोरीन क्लोरीन देखेंगे बैलेंस है क्या, नहीं है, एल्यूमिनियम तो बैलेंस दिख रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बराबर कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर करने के लिए इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2, यहाँ पर कितना हो गया, 6 बन गया, और यहाँ पर कितना आएगा, 3, और इस तरीके से क्लोरीन 6 बराबर हो गया। नाउ क्लोरीन बराबर। दूसरा आइटम हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2, यहाँ 2 लगने से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। सो यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम कितना आएगा, 2। नाउ रिएक्शन बैलेंस हो गई है। आपको लास्ट स्टेप बस ये बताना है, यहाँ पर ये क्या है, एस है, सॉलिड है, यहाँ पर ये बताना है ये वाला कैसा है, हमारे पास गैसियस है, फिर इसके बाद ये बता देना है AlCl3 जो है ये सॉलिड बना। ऐसे करके आपको लिख देना है कि हमारे पास ये क्या स्टेट फॉर्मेशन आ रही है फाइनल स्टेज में। ठीक है, सो पहले बैलेंसिंग सीख रहे हैं, बैलेंसिंग देखेंगे कैसे होती है। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है, आसान है। अभी कुछ आएंगे जो लेवल 2 में जब देखेंगे तो थोड़ा सा कठिन वाले भी आएंगे। ठीक है, अभी ये सिंपल इसलिए ताकि हमें सीखना है, जानना है किस तरीके से बैलेंसिंग होती है, उसकी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखेंगे कि किस तरीके से Ag और O2, यहाँ पर क्या है Ag2O और यहाँ पर देखिए O2 है, और यहाँ पर देखिए कितना है ऑक्सीजन, सिर्फ हमारे पास 1 है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 लगाया, और यहाँ पर कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया।